हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी चल रही है सुपर 25 की सीरीज और उस 25 सीरीज का लेक्चर नंबर 4 आज ये वाला हमारा रहेगा। तो इस लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का जॉर्डन एकेडमी की तरफ से पूरा स्वागत है और मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर। चलिए दोस्तों, अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय हमारे इस वीडियो लेक्चर में कुछ डिफरेंट है, आपको अलग अलग क्षेत्रों से क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। इस स्क्रीन पे जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम और आप मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दोगे तो उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है पाचन का अधिकांश समय। अब समझो जरा, यहां पे लिखा है पाचन का अधिकांश समय, तो याद रखना इसका मतलब यह हुआ कि समझ गए होंगे आप लोग, छोटी आंत। क्या बोला मैंने? छोटी आंत। पूछा यह जा रहा है कि जिस समय हमारा पाचन हो रहा होता है उस समय जो भोजन होता है वो सबसे ज्यादा देर तक कहां रहता है। आपको बताना चाहेंगे कि पाचन क्या होता है। पाचन का मतलब यह हुआ कि जब हम लोग भोजन को मुख में से ग्रहण करते हैं और तब से लेकर शरीर से बाहर निकालने तक की जितनी प्रोसेस होती है वो सब पाचन के अंदर आती है, जिसमें सबसे पहले भोजन हमारे मुख में जाता है, मुख के बाद इस ग्रास नली से होता हुआ हमारे आमाशय में जाता है, आमाशय के बाद वो पहले छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा और फिर गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा देर तक भोजन कहां पर रहता है यह पूछ रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो याद रखना पाचन का अधिकांश समय कहां पर बीतता है? छोटी आंत में। क्लियर हो गई बात? नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। याद रखना दो क्वेश्चन बनेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन मैं जब तक हूं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, और एक दूसरा क्वेश्चन बनता है रक्त वर्गों की खोज किसने की। तो अगर क्वेश्चन बने रक्त वर्गों की खोज किसने की तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, कार्ल लैंडस्टीनर। और अगर क्वेश्चन बनता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, कि अपने बॉडी में जो रक्त लगातार बह रहा है उसकी खोज किसने की, तो इसका उत्तर हमेशा होता है दोस्तों विलियम हार्वे। क्या होता है? विलियम हार्वे। नाम याद रखें, विलियम हार्वे। अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो एक छोटी सी ट्रिक है, अगर अच्छी लगे तो पास में रखना, ना अच्छी लगे तो भाई कोई बात नहीं, दूसरे को पकड़ा देना। क्या ट्रिक है कि ऐसे समझो, यहां पे परिसंचरण तंत्र, इसका मतलब शरीर में रक्त कैसे है? बह रहा है, बह रहा होगा ना, और बहता है तो याद रखना। और जो रोड होती है, रोड पे क्या चलती हैं? कारें चलती ना, रोड पे कारें चल रही होती हैं इस तरीके से, तो जो रोड होती है उसको बोलते हैं हाईवे। तो हाईवे पे क्या चल रही होती हैं? कारें। और अपनी बॉडी में क्या चल रहा है? रक्त। तो वहां पे हाईवे पे कारें चल रही हैं लगातार, यहां पे क्या हो रहा है? हार्वे। समझ गए होगे बेटा? तो जब भी परिसंचरण आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? हार्वे। क्लियर हो गया? आगे आ गई बेटा, लिखा है पेस मेकर का संबंध है। अब मेरी बात को समझो, ऐसा होता है कि जब किसी के हृदय की धड़कन रुकने लगती है या हृदय में कुछ समस्या आती है उस समय पे डॉक्टर्स द्वारा एक तरीके के कृत्रिम यंत्र होता है, उस कृत्रिम यंत्र का नाम होता है पेसमेकर। वो पेसमेकर हमारे हृदय में लगा दिया जाता है जिससे हमारा हृदय जितनी स्पीड से धड़कना चाहिए, उसके स्पंदन जिस हिसाब से होने चाहिए वो होने लगते हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला? हृदय। इसका मतलब क्वेश्चन का क्या लिखा हुआ है? पेसमेकर का संबंध है, तो इसका उत्तर सिंपल सा क्या हो जाएगा? हृदय। ठीक है, तो हृदय से किससे संबंध है? हमारे हृदय से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिखा है लार द्वारा किसका पाचन होता है। जैसा कि मैंने आपसे अभी अभी बोला था कि जब पाचन शुरू होता है तो वो पाचन कहां से शुरू हो गया? हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। तो याद रखना कि हमारी जो लार होती है उस लार में हमेशा 99% तो होता है जल। ठीक है, जो वाटर होता है वो क्या है? 99%। और सिर्फ 1% होता है एक एंजाइम जिसका नाम है टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम होता है 1%, बाकी 99% क्या होता है? जल होता है। तो अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा कि जो लार द्वारा किसका पाचन होता है, मतलब लार से किसका पाचन हो रहा है, क्या चीज पचा रही है लार? तो आपने एक नाम सुना होगा स्टार्च का। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च। तो याद रखना कि जो स्टार्च होता है इसको वैसे तो नॉर्मल में हम लोग मंड बोल देते हैं, हिंदी में शुद्ध हिंदी क्या है? मंड। ठीक है, तो स्टार्च का पाचन किसमें होता है? लार द्वारा। आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है लार में पाया जाने वाला एंजाइम, अभी 1 मिनट पहले बताया मैंने, क्या नाम है दोस्तों? टाइलिन एंजाइम। क्या नाम है?
टाइलिन एंजाइम। ठीक है दोस्तों, तो कितना परसेंट? 1%। आगे बढ़े, लिखा है सामान्य रक्तचाप। अब समझो बात को, जो ये पूछ रहा है आपसे ब्लड प्रेशर के बारे में, तो याद रखना दोस्तों कि हमारा जो हृदय है, एक क्वेश्चन बनता है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो यहां पे एक आंसर बनेगा हमेशा, या तो किडनी शुद्ध करेगी अगर बात अशुद्धियों की है, और अगर बात गैसों की है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम है या ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इस हिसाब से जब रक्त शुद्ध होता है तो वो हमेशा फेफड़ों में होता है। मेरी बात को आपने समझा? मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, अगर गैसों की शुद्धता और अशुद्धता की बात हो रही है तो हमारा रक्त शुद्ध होता है फेफड़ों में, और अगर बात अशुद्धियों की है, ठीक है, जो गंदगी की बात है, तो हमारा रक्त शुद्ध होता है हमेशा किडनी में, किडनी में। लेकिन एक बात आपको बताना चाहेंगे कि जब रक्त शुद्ध की बात आती है तो फेफड़ा या किडनी आंसर हो सकता है, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि रक्त हृदय में शुद्ध होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हृदय केवल रक्त को पंप करने का काम करता है। याद रखना दोस्तों, रक्त को पंप करेगा, और पंप करेगा उस समय हमारा रक्त कुछ इस तरीके से गति करता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो गति चलती है, तो उससे एक स्पीड से हमारा जो रक्त है वो शरीर में चलता रहता है, और वो स्पीड होती है दोस्तों 120/80 mmHg। क्या है? mmHg। जो डॉक्टर साहब घर पे आते हैं और वो एक मशीन लेकर आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। वो मशीन जब हमारे हाथ पे लगाई जाएगी, आपको पता होगा, और उसके बाद जब पहले तो मतलब इस तरीके से एक मशीन होती थी, उससे दबा दबा के होता था, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई है जिससे हमारा रक्तदाब पता चल जाता है। और याद रखें, mm का मतलब मिलीमीटर है और Hg का मतलब पारे से है, ठीक है। तो वहां पे पहले वाले जो मीटर होते थे उसमें पारे का यूज होता था, लेकिन अब तो खैर ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक आ गए, उससे मालूम पड़ जाता है। फिलहाल आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्वेश्चन से है कि सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। ये 120 और 80 क्या होता है, ये हम आपको तब बताएंगे जब आपको हम कंप्लीट रक्त के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि अगर हमने अभी आपको यह बताया तो इसमें वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा और आप छोड़कर बाय बाय कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है सामान्य तापमान। जिस तरह से अपनी बॉडी में एक नॉर्मल रक्तचाप होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ठीक उसी तरीके से एक स्वस्थ आदमी में, याद रखें, एक स्वस्थ आदमी में एक सामान्य टेम्परेचर होता है, और वो टेम्परेचर अगर आप सेल्सियस में लेते हैं तो उसको हम लोग देते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। याद रखें दोस्तों। और अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में लेना चाहते हैं, ठीक है, देखो, एक तो जो ताप का पैमाना है वो या तो सेल्सियस है, ठीक है, एक होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है, जो नॉर्मल आप लोग थर्मामीटर यूज करते हो ना, उसमें फ़ारेनहाइट में भी आता है, तो उसको वो जो फ़ारेनहाइट में चेंज करोगे तो लगभग बैठेगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखें दोस्तों, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप चाहे, मैंने फिर बोला, चाहे तो गूगल बाबा का यूज करो या फिर यूट्यूब मामा का यूज करो, किसी का भी करो, आंसर मुझे चाहिए कि अगर सेल्सियस में 37 और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो केल्विन में कितना? क्या पूछा मैंने? तो केल्विन में कितना, ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, हमेशा करने से ही होता है, बैठे हाथ पे हाथ बैठे रखने से कुछ नहीं होता है। मेहनत करनी पड़ती है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए दोस्तों मेहनत लगातार करती रहिए। रेगुलरिटी इज द की टू सक्सेस। याद रखना, रेगुलर होना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है स्तनधारी में यूरिया निर्माण। तो जो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, जो जीव हैं, हम लोग भी स्तनधारी हैं, तो उनमें जो यूरिया होता है इसका निर्माण कहां पे होगा? तो नाम याद रखना बेटा, यकृत में होता है। कहां पे होता है? यकृत में, जिसको तुम लोग लिवर बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लिखा हुआ है मूत्र का पीला रंग। अब समझो बात को, जो हमारा मूत्र होता है, जब हम लोगों का रक्त छन जाता है किडनी में तो बनता है मूत्र। याद रखना दोस्तों, तो वो जो मूत्र बनेगा उसका रंग पीला क्यों है? तो याद रखना कि एक वर्णक होता है, वर्णक का मतलब एक रंग प्रदान करने वाला पदार्थ है जिसका नाम होता है यूरोक्रोम। क्या बोला मैंने? यूरोक्रोम, ठीक है दोस्तों। तो यूरोक्रोम नाम का पदार्थ होता है जिसकी वजह से हमारे मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला होता है। अगला क्वेश्चन लिखा है रक्त का लाल रंग।
रक्त का लाल रंग खूब पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी यहां जितने क्वेश्चन लिए हैं वो बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको मोस्टली के आंसर पता होंगे, और नहीं पता है तो आप जान लीजिए, और पता है तो रिवाइज कर लीजिए। चलिए दोस्तों, रक्त का लाल रंग हमेशा होता है, आप सबको पता ही होगा, हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे रक्त का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया है, क्योंकि रंग की बात थी तो मैंने सोचा एक दो क्वेश्चन आपको रंग वाले बता दिए जाएं। लिखा हुआ यहां पर पत्ती का हरा रंग। आप सबको पता होना चाहिए, एक लवक होता है जिसको बोलते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक, क्लोरोफिल। तो इस हरित लवक की वजह से जो पत्तियां होती हैं इनका रंग हमेशा कैसा होता है? हरा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है टमाटर का लाल रंग। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, एक वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है लाइकोपीन। क्या नाम है? लाइकोपीन। तो नाम याद जरूर रखें बेटा, लाइकोपीन। लाइकोपीन ये ऐसा वर्णक है जिसकी वजह से जो टमाटर होता है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वीडियो बिल्कुल बीच में चल रहा है इस समय। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, और इंटरेस्ट कभी भी जाना नहीं चाहिए। जो भी काम करो मन से करो। याद रखना, शायद छोटे पे कविता पढ़ी होगी, पोएम पढ़ी होगी, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। तो याद रखें दोस्तों कि जब भी कोई काम करो मन से उसी को करो, तो कभी भी जिंदगी में फेल नहीं होगे। मतलब समझ रहे हो मेरा? पढ़ रहे हो लेकिन मन में चल रहा है कि यार चलो कल मैच खेलेंगे चल के, या मैच खेल रहे हो तो होगा कि अरे कल कोचिंग में क्या होगा, है ना? ये नहीं, जो काम करो उसको अगर तुम पूरे मन से कर रहे हो तो मेरा विश्वास करो बेटा, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि आप कभी भी किसी काम में मात नहीं खाओगे। ठीक है, तो काम जो भी करेंगे हम सब आज के बाद, वो कैसा करेंगे? जो एग्जैक्टली पूरा फोकस सिर्फ उसी पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे। लिखा हुआ है किडनी की इकाई। अब किडनी की इकाई, अभी अभी मैंने आपको बताया था किडनी के बारे में, जो हमारा रक्त छानती है। अब इकाई की बात हो रही है तो बेटा दो नाम आएंगे जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे। एक नाम होता है न्यूरॉन, एक नाम होता है नेफ्रॉन। ठीक है, लेकिन जो न्यूरॉन होता है वो है तंत्रिका तंत्र की इकाई, और जो किडनी की इकाई है उसका नाम होता है नेफ्रॉन। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें, यहां पे मैं नाम लिख दे रहा हूं, नेफ्रॉन। तो याद रखें दोस्तों, नेफ्रॉन है किडनी की इकाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बेटा तंत्रिका तंत्र की इकाई। अभी अभी मैंने नाम लिया था और क्वेश्चन हाजिर हो चुका है, तो इसका आंसर आप लोग शायद समझ गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। क्या नाम हो जाएगा? न्यूरॉन। ठीक है दोस्तों, तो तंत्रिका तंत्र की इकाई तो न्यूरॉन हो गई, और किडनी की इकाई कौन सी हो गई? नेफ्रॉन हो गई। उम्मीद करता हूं वीडियो समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मानव हृदय में कक्ष। अब इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा मानव का हृदय होता है इसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो मेरे ख्याल से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप सबको पता होगा। चैम्बर होते हैं हमेशा 4, जिनमें से 2 होते हैं अलिंद और 2 होते हैं निलय। बहुत जल्द आपके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र समझाऊंगा, जिसमें आप जानोगे हृदय में कहां से रक्त आता है और कहां रक्त चला जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आहार नाल की लंबाई। अब थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन। पूरा आहार नाल मतलब मुख से लेकर और जो गुदा द्वार तक पूरा जो पाचन हो रहा है, उस पाचन वो जो पाचन जिस नली के अंतर्गत हो रहा है, उस पूरी नलिका को हम लोग क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं, जिसकी लंबाई दोस्तों आप भूलना नहीं, लगभग 8 से 9 मीटर के आसपास है। याद रखना दोस्तों, 8 से 9 मीटर। इसमें से लगभग 6 मीटर का एरिया तो केवल छोटी आंत कवर करती है। याद रखें दोस्तों, ठीक है? तो लगभग कितना? 8 से 9 मीटर है, बड़ी लंबाई है आहार नाल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे। लिखा है दांतों के प्रकार। तो जो हम लोग खाना खाते हैं, जिससे चबाते हैं और खाना को पीसते हैं, तो वो जो दांत होते हैं कितने टाइप के मैंने बताया इससे पहले। दांत हमेशा 4 टाइप के होते हैं। एक होते हैं इंसीजर, एक होते हैं कैनाइन, एक होते हैं प्रीमोलर, एक होते हैं मोलर। हिंदी में क्या कहते हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने बता ही दिया है कितने होते हैं भैया, 4 टाइप के होते हैं। चलो दोस्तों मजा आ रहा है, आगे बढ़ रहे फिर। तो क्या लिखा है? छोटी आंत की लंबाई। अभी 1 मिनट पहले बताई थी मैंने कि नाम तो छोटा है लेकिन भैया ये काम बड़े बड़े करती है। क्यों करती है समझ गए होगे, क्योंकि भोजन सबसे ज्यादा देर तक कहां पे रहता है? छोटी आंत में। और एक क्वेश्चन मैं आपको और ब्याज में बताना चाहता हूं। वैसे तो सीरीज का नाम 25 है, लेकिन वीडियो के अंदर कौन देखता है?
एक अगर एक्स्ट्रा सिखा देंगे तो क्या बुराई हो जाएगी। अगर क्वेश्चन बने कि भोजन का अवशोषण कहां होता है, अवशोषण से मेरा मतलब कि आप भोजन में से जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, जल हो, या जो भी विटामिन हो, जो भी चीजें हैं, उन सब का जो एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, वो कहां पर होता है, तब भी आपका आंसर दोस्तों क्या होगा, छोटी आंत। ठीक है, तो सबसे देर तक कहां पे रहेगा, वो भी छोटी आंत, और अवशोषण कहां पे होगा, तो भी आंसर क्या होगा, छोटी आंत। ठीक है दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा, छोटी आंत की लंबाई, अभी अभी मैंने बोला नाम जरूर छोटा है लेकिन लंबाई इसकी ज्यादा होती है, और इसकी लंबाई होती है लगभग 6 मीटर के आसपास। कितनी होती है, लगभग 6 मीटर के आसपास होती। सोचिए कितनी लंबी है। अब तुम कहोगे सर पेट के अंदर इतनी लंबी आंत कैसे आई, तो बेटा ये इस तरीके से होती है, कॉइलिंग, इस तरीके कॉइल में होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। लिखा है बड़ी आंत की लंबाई। अब वही वाली बात, नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो याद रखना दोस्तों लगभग लगभग 1.25 मीटर के आसपास होती है हमारी बड़ी आंत की लंबाई। हां, यह मैं कह सकता हूं कि बड़ी आंत हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका व्यास ज्यादा होता है, मतलब चौड़ी होती है, और छोटी आंत होती है पतली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लिखा है आमाशय में भोजन कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक तुम्हारे हाथ में था तब तक क्या था, स्वादिष्ट भोजन। ठीक है, और तुमने जब उसका स्वाद लेके खा लिया और वो खाने के बाद तुम्हारे आमाशय में पहुंच गया, उस समय उसको क्या कहा जाता है, तो नाम याद रखना दोस्तों, कायम। क्या कहते हैं हम लोग, कायम कहते हैं, नाम मत भूलिएगा, कायम कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आमाशय में भोजन क्या कहलाता है, कायम कहलाता है। आगे बढ़ो। लिखा है रक्त का पीएच। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है बेटा। अपने बॉडी में एक तरल क्षारीय ऊतक होता है। क्या क्या बोला, तरल है, क्षारीय माध्यम होगा, और क्या है, ऊतक है। ऊतक का मतलब कई कोशिकाओं से मिलके बना है। और एक बात बता दें, इसको हम लोग तरल संयोजी ऊतक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरल संयोजी ऊतक। संयोजी से मेरा मतलब संयोजन से है, जो कई सारी चीजों के संयोग से बना होता है, उसको हम लोग कहते हैं संयोजी ऊतक। और याद रखें कि रक्त का पीएच, क्योंकि पीएच की बात है तो आप जानते हैं कि पीएच हमेशा यह बताता है कि कोई भी चीज अम्लीय है या फिर क्षारीय है या फिर उदासीन है। आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, उम्मीद है आपको यह बात पता भी होगी, अगर नहीं पता तो जान लो कि याद रखना कि पीएच जो पैमाना होता है उसमें हमेशा 7 के अकॉर्डिंग देखा जाता है। मतलब पीएच स्केल पे अगर किसी चीज का पीएच 7 है तो वो चीज हमेशा मानी जाती है उदासीन। कैसी मानी जाती है, उदासीन। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल आपको दे दूंगा, जल, जो सामान्य जल होता है, पानी जो हमारा है, उसका पीएच कैसा होता है, 7 होता है। अब समझो अगर पीएच 7 से ज्यादा हो गया, ठीक है, अगर पीएच 7 से ज्यादा हो गया तो समझना दोस्तों वो चीज हमेशा हो जाएगी क्षारीय। कैसी हो जाएगी, क्षारीय। और अगर वो पीएच 7 से कम हो गया तो वो चीज कैसी हो जाती है दोस्तों, अम्लीय हो जाती है। समझ में आ रही होगी बात। अब एक बात समझो, अपने ही शरीर के अंदर मैं आपको तीनों बता दे रहा हूं, मतलब अपनी बॉडी के अंदर क्या नाम है, उदासीन भी है कोई चीज, या फिर कोई चीज अम्लीय भी है, और कोई चीज क्षारीय भी है। तो सबसे पहले उदासीन तो मैंने बता दिया, जल। और नंबर 2 पे अभी क्वेश्चन तुम कर रहे हो, क्या नाम है, रक्त। तो रक्त कैसा होता है, क्षारीय। अपने मन में सोच लो, क्षारीय है, इसका मतलब पीएच कितना होगा, 7 से ज्यादा ही तो होगा दोस्तों। जब क्षारीय है तो 7 से ज्यादा होगा, इसका मतलब इसका पीएच होता है अबाउट 7.4। और हमने आपसे बोला कि एक चीज अम्लीय भी होती है, तो याद रखना दोस्तों, हमारे मूत्र का माध्यम, जो मूत्र होता है, मानव मूत्र होता है, उसका माध्यम हमेशा कैसा होता है, अम्लीय होता है, जो कि पीएच में होता है लगभग लगभग 6.4 के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है स्वस्थ मनुष्य में रक्त, और फिर लिखा हुआ है स्वस्थ मनुष्य में रक्त। समझ गए होंगे जो होशियार होंगे, और जो नहीं है उन्हें मैं बना दूंगा होशियार। ध्यान देना, हमने पहले में पूछा स्वस्थ मनुष्य में रक्त, तो इसका आंसर जो हम लोग पहला देते हैं वो देते हैं 5 से 6 लीटर। क्या आंसर होता है, 5 से 6 लीटर। अगर लीटर में पूछेंगे तो यह आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर वो आपसे पूछ लिया उसने कि मानव शरीर के भार का कितना % रक्त होता है, बात को समझो, मतलब अपने बॉडी का जितना वेट है उतना उसका कितना % रक्त होना चाहिए एक स्वस्थ आदमी के अंदर। समझ में आ रहा होगा दोस्तों।
लीटर में आंसर कितना है, 5 से 6 लीटर। लेकिन अगर हमारे वेट का परसेंटेज पूछे, ठीक है, तो उसका कितना परसेंट होना चाहिए, तो याद रखें दोस्तों याद रखना दोस्तों 5 से 6 लीटर, तो ये हुआ लगभग आप माने 7 से 8%, ये मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक अबाउट बताया मैंने, एग्जैक्टली कभी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो 7 से 8% के आसपास होता है हमारे सामान्य भार का परसेंट रक्त में, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ो। लिखा है शरीर में हड्डियों की संख्या। सबसे सरल क्वेश्चन बायोलॉजी का होगा, सबको आता होगा, बिना देर करे इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं भैया, ठीक है। एक यहां पे इस चीज को लिख के मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आ गया। आप लोगों ने मूवी देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस, ठीक है। तो उस मूवी में एक डायलॉग है कि जब वो जो मुन्ना भाई होता है, वो अपना जो साथी सर्किट होता है उसको बताता है कि पता है अपने शरीर में कितनी हड्डी हो, तो वो कहता है कितनी हड्डी है, बोला साला 206 टाइप का तो केवल हड्डी फिट किए ला है। तो एकदम से वो सोचता है अरे मुझे तो पता ही नहीं था। तो मुन्ना कहता है अब सोच, तोड़ते टाइम अपन लोग सोचते थे क्या, ठीक है दोस्तों। तो वो चीज मुझे हमेशा यहाँ पे याद आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा सामने, नवजात शिशु में हड्डियां। तो जो अब बात हो रही, समझो, जब बच्चे का जन्म होगा तो कितनी हड्डियां होंगी, और जब वो पूरा वयस्क बन जाएगा तब हड्डियां कितनी होंगी। तो याद रखना, अगर वयस्क की बात है तो हड्डियां कितनी होंगी, 206। लेकिन जब बच्चा नवजात होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें याद रखना दोस्तों एग्जैक्ट आंसर नहीं है, परेशान, बिल्कुल क्लियर आंसर नहीं है, लगभग में है 300। याद रखना 300 है, वो भी किसमें है, लगभग में है, ठीक है दोस्तों। तो लगभग 300 हड्डी होती है, जो कि बाद में देखो टुकड़ों में होती हैं, और बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे वो हड्डियां कैसी होती, मिलती जाती हैं, और फाइनल में कितनी हो जाती हैं, वो 206 हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको हमारे ये सुपर 25 क्वेश्चन फिर से एक बार अच्छे लगे होंगे। और अगर अच्छे लगे तो एक काम किया जाता है कि विद्या हमेशा बांटने से बढ़ती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर आप इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, जिससे थोड़ा सा पुण्य आपके हिस्से में भी हो जाएगा, ठीक है। शेयर करोगे तो आपके साथियों को आपका लाभ मिलेगा, और कभी भी जो पुण्य होता है वो खराब नहीं जाता, कहीं ना कहीं से आपकी मदद जरूर कर देता है। और सब्सक्राइब तो आपने चैनल को कर ही दिया होगा, और इसी तरीके से आप हमारा साथ देते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और वादा करता हूं कि आपको आपके मुकाम तक पहुंचाने में मैं 100% लाभदायक सिद्ध हो सकता हूं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।